स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आपका मोटापा केवल आपकी सेहत ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। जी हां, एक तरफ जहां हम सुपर पावर 2030 बनने का सपना देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी वेस्ट लाइन सुपर साइज होती जा रही है। एक समय था जब हमारा देश भूखमरी से पीड़ित था, लेकिन आज वही देश मोटापे से जंग लड़ रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि देश में भूखमरी या अंडर न्यूट्रिशन आज पूरी तरह से खत्म हो गया हो, लेकिन उसी के साथ साथ आज ये ओबेसिटी यानी मोटापा एक बहुत खतरनाक साइलेंट पेंडेमिक बनता जा रहा है। हमारे देश में तो लोग अब तक भी इसे एक अलग बीमारी के तौर पर नहीं देखते हैं। हमारे घर परिवार में कोई ओबीस बच्चा हो तो हम उसे खाते पीते घर का या फिर सेठ जी कहकर खुश हो लेते हैं। मोटापे को वेल्थ और इलीटनेस से इक्वेट करते हैं, और अगर कोई बाहर वाला हमारी बॉडी शेमिंग करे तो हम बहुत जल्दी ऑफेंड भी हो जाते हैं। इसका एक बुरा नतीजा यह होता है कि हम बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पर अनहेल्दी बॉडी को नॉर्मलाइज करते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इंडिया में ओबीस लोगों की ग्रोथ हर साल 5% से बढ़ रही है, और बच्चों में तो यह ग्रोथ इससे दोगुनी तेजी से बढ़ रही है। यानी जिस देश ने दुनिया को योगा दिया, वो आज खुद ओबेसिटी जैसी बीमारी से कुश्ती कर रहा है। आपको इससे भी बड़ा शॉक ये सुनकर लगेगा कि ये सब कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की ही देन है, और साथ ही साथ ये हमारी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा रही है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र करते हुए कहा कि ओबेसिटी सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल कैटेस्ट्रॉफी है, जो इंडिया और दुनिया दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में भी चेतावनी दी गई है कि अगर इंडिया के लोग फिट नहीं हुए तो देश अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ नहीं उठा पाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ओबेसिटी का हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या लेना देना है, और यह हमारी इकोनॉमी को आखिर नुकसान कैसे पहुंचा रहा है, और क्या इंडिया बिना फैट हुए ग्रो कर सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। दोस्तों, ओबेसिटी क्या होता है, इसके क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो हम सब जानते हैं। तो आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे कि यह समस्या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से किस तरह से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ की एक शानदार कहानी लिखी गई है। जीडीपी ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और राइजिंग इनकम्स ने देश के बड़े हिस्से को अपवर्ड मोबिलिटी दी है। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु जैसे शहर इकोनॉमिक ग्रोथ के पावर हाउसेस बन रहे हैं, लेकिन इनकी चमक के पीछे ओबेसिटी का काला साया पनप रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी NFHS 5 के मुताबिक लगभग 1/3 पॉपुलेशन ओवरवेट या फिर ओबीस है। सर्वे में शामिल 27,941 महिलाओं में से 30.1% और 3,746 पुरुषों में से 30.9% ओवरवेट या ओबीस पाए गए। यहां भी आप अर्बन रूरल डिवाइड क्लियरली देख सकते हैं। अर्बन एरियाज में 37.1% महिलाएं और 39.4% पुरुष ओबीस हैं, जबकि गांव में ये 25% के आसपास है। NFHS 5 के सर्वे में यह भी पाया गया कि अर्बन एरियाज में 47% महिलाओं और 41% पुरुषों का वेस्ट टू हिप रेशियो हाई है, जिससे उनमें मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क काफी बढ़ जाता है। इसके पीछे अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन एक बड़ा फैक्टर है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2001 में इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 27.8% थी, जो 2021 तक बढ़कर 34.9% हो गई और 2050 तक 52.8% तक पहुंच सकती है। इसका एक बड़ा कारण फिजिकल इनएक्टिविटी भी है। अर्बन लाइफ ने हमें सेडेंट्री बना दिया है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु का IT क्राउड
10 to 12 आवर्स स्क्रीन पर बिताता है और वीकेंड में मॉल या नेटफ्लिक्स पर टाइम काटता है। एक्सरसाइज का तो दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं। उसी तरह गुरुग्राम की हाई राइज सोसाइटीज में ग्राउंड से 20th फ्लोर तक लिफ्ट मौजूद है। स्टेयर्स का यूज तो केवल इमरजेंसी के लिए ही रह गया है। यही हाल बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी है। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने भी इसमें एक अहम कंट्रीब्यूशन दिया है। एलिवेटर्स, वॉशिंग मशीन्स और स्विगी, जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी एप्स ने लोगों के छोटे मोटे कामों को भी मैकेनाइज्ड कर दिया है। लैंसेट की एक स्टडी ने बताया कि 57% इंडियन विमेन और 42% मेन आज इनसफिशिएंटली एक्टिव हैं और ये अर्बन मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा है। इकोनॉमिक ग्रोथ का एक और पहलू व्हीकल्स का बढ़ता इस्तेमाल है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मुताबिक ईयर 2000 में 48.9 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स थे, जो 2020 तक 295.8 मिलियन हो गए। आज अर्बन इंडिया में कार सेल्स हर साल 15% बढ़ रही है और मेट्रो सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय प्राइवेट व्हीकल्स का यूज 5 इयर्स में 20% बढ़ा है। ये कन्वीनियंस हमें पैदल चलने से दूर ले जा रही है। जो काम पहले लोग पैदल चलकर कर दिया करते थे, उसके लिए अब एक एक कार लेकर निकलते हैं, जो रोड पर नेवर एंडिंग ट्रैफिक के साथ साथ एनवायरमेंट के लिए भी घातक साबित हो रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ ने हमारे खाने के अंदाज को भी बदल दिया है। असल में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ने लोगों के हाथों में डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया है, जिससे बर्गर्स, पिज्जाज और शुगरी ड्रिंक्स जैसे प्रोसेस्ड फूड घर घर में बच्चों और बड़ों के डाइट में बहुत आम हो गए। यहां दुविधा यह है कि ICMR के 2024 डायट्री गाइडलाइंस ये दिखाते हैं कि 56.4% डिजीज बर्डन अनहेल्दी डाइट्स की वजह से है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के मुताबिक इंडियंस आज अपने राइस एंड व्हीट जैसे स्टेपल्स पर कम स्पेंड कर रहे हैं, जबकि ये डिस्क्रिशनरी आइटम्स जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड यानी चीप कार्ब्स जैसे ड्यूरेबल पर ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे चीप कार्ब्स के बढ़ते कंजम्पशन के कारण हमारा देश मेल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी का ड्यूअल बर्डन फेस कर रहा है। बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी मेटा इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। इसके कारण देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि 2024 में इंडिया की फास्ट फूड मार्केट $18.6 बिलियन की हुआ करती थी और 7.1% CAGR के साथ इसके 2033 तक $35.5 बिलियन तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। यहां जेनेटिक फैक्टर्स भी एक रोल प्ले करते हैं। साउथ एशियंस में थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस के मुताबिक हमारी जेनेटिक्स फैट स्टोरेज को प्रमोट करती है, जो ओबेसिटी का रिस्क बढ़ाता है। तो एक तो इंडियंस जेनेटिकली फैट स्टोर करते हैं, ऊपर से इकोनॉमिक ग्रोथ ने इस टेंडेंसी को और ज्यादा ट्रिगर कर दिया है। राइजिंग इनकम्स ने कन्वीनियंस और टेस्ट को प्रायोरिटी बना दिया, लेकिन न्यूट्रिशन को पीछे छोड़ दिया। हम अपने पैसे से ओबेसिटी खरीद रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो हमने बुलेट कार्ट्स को BMWs और दाल रोटी को डोमिनोज से रिप्लेस कर दिया है और यह देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का एक बड़ा साइड इफेक्ट है। यह पिक्चर और भी ज्यादा खतरनाक तब हो जाती है जब बात बच्चों की आती है। लैंसेट की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 5 to 19 ईयर्स के 12.5 मिलियन बच्चे, जिनमें 7.3 मिलियन लड़के और 5.2 मिलियन लड़कियां हैं, एक्सट्रीम ओवरवेट में पाए गए हैं। यह नंबर 10 ईयर्स में 3 गुना बढ़ा है। बच्चों में भी हम रूरल, अर्बन और रिच पुअर वाला डिस्टिंक्शन नोट कर सकते हैं। NFHS 5 के फिगर्स दिखाते हैं कि अर्बन बच्चों में 4.2% ओवरवेटेड है, जबकि रूरल बच्चों में 3.1% ओवरवेट है। ऊपर से अर्बनाइजेशन ने बच्चों की खेलने की जगह लिमिटेड कर दी है। बड़े बड़े शहरों के छोटे छोटे फ्लैट्स और सोसाइटीज में पार्क बनाना नामुमकिन सा हो गया है। ऊपर से आजकल मिडिल क्लास पेरेंट्स सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करने के लिए अपने बच्चों को वीकेंड पे पार्क्स की बजाय गेमिंग जोन्स लेकर जाते हैं। स्कूल्स में स्पोर्ट्स क्लासेस भी एक गुजरा हुआ दौर लगती हैं। बचपन की मस्ती, गली क्रिकेट और खो खो जैसे खेल अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने से फिजिकल एक्टिविटी और सोशल इंटरैक्शन दोनों प्रभावित हो रहे हैं, जिसका असर बच्चों की सेहत पर और भी बुरा पड़ रहा है। अर्ली एक्सपोजर ने बच्चों के केस में जंक फूड को एक्सेस बढ़ा दिया है। लेज, पेप्सी, मैगी बच्चे रोटी सब्जी की तरह खाते हैं। चेन्नई के एक प्राइवेट स्कूल में 2023 में कराए गए एक सर्वे में आया कि उनके 60% बच्चों का BMI नॉर्मल से ऊपर था, क्योंकि बच्चे लंच में ब्रेड जैम या फिर नूडल्स ही खाते हैं। दाल या प्रोटीन का तो नामो निशान ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बच्चे जो इंडिया का फ्यूचर हैं,
अभी से हेल्थ के टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए, जिससे पता चलता है कि इकोनॉमिक सक्सेस का ये बाय प्रोडक्ट हमारे प्रेजेंट ही नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर को भी खतरे में डाल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच ये बात भी उतनी ही सच है कि हमारे देश का एक बड़ा तबका आज भी अंडर न्यूट्रिशन से भी जूझ रहा है। NFHS 5 के डेटा के मुताबिक देश में 18.7% विमेन और 16.2% मेन अंडरवेट भी हैं। यहां बच्चों की सिचुएशन और भी कंसर्निंग है। 5 ईयर्स से कम एज के 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं और 19.3% बच्चे में वेस्टिंग पाई गई है। सदर्न स्टेट्स जैसे कि केरला और तमिलनाडु में ओबेसिटी रेट ज्यादा है, जबकि नॉर्दर्न स्टेट जैसे बिहार और झारखंड में अंडर न्यूट्रिशन ज्यादा बड़ी समस्या है। हम इन डिफरेंसेस को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फूड कल्चर और लाइफस्टाइल पैटर्न से समझ सकते हैं। और तो और पुअर स्टेट्स में रोटी या चावल वाली डाइट अंडर न्यूट्रिशन लेकर आती है, जबकि बड़ी सिटीज में चीप कार्ब्स जैसे पाव भाजी और वड़ा पाव ओबेसिटी को फ्यूल करते हैं। इससे साफ होता है कि इकोनॉमिक ट्रांजिशन ने एक न्यूट्रिशन ट्रांजिशन को भी जन्म दिया है, जहां पुअर सेक्शंस अभी भी अंडर न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं और मिडिल क्लास ओबेसिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। खैर, अब अगले फैक्टर पर गौर करें तो दुनिया फैट्स को ओबेसिटी का विलन कहती है, लेकिन इंडिया में असली कहानी कार्ब्स की है। कार्ब्स के ओवरलोड की वजह से यहां प्रोटीन डेफिशिएंसी एक बड़ी समस्या है। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे देश में हर 9 आउट ऑफ 10 पीपल इनएडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स को ले रहे हैं। दुनिया भर के लोगों के प्रोटीन इंटेक में एक राइज देखने को मिलता है, जहां ऑन एन एवरेज हर दिन पर पर्सन 68 ग्राम प्रोटीन को कंज्यूम करता है, लेकिन इंडिया में हर दिन हर पर्सन ऑन एन एवरेज 47 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिकमेंडेड डायटरी अलाउंस के हिसाब से एक एवरेज इंडियन एडल्ट को उसके बॉडी वेट के पर केजी पर 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है, लेकिन इंडिया में इसका एवरेज इंटेक 0.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के आसपास रहता है। इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर देश में HYV सीड्स लेकर आए गए और देश की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए व्हीट एंड राइस जैसी क्रॉप्स को मोनोकल्चर किया गया। इसे MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसीज की वजह से कंटिन्यू रखा गया। इसी की वजह से 1960-61 में पंजाब में 21 टाइप्स की क्रॉप्स उगाई जाती थी, लेकिन 1990s में ये घटकर केवल 9 रह गई, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की व्हाट इंडिया ईट्स कहती है कि सीरियल एंड मिलेट्स देश के अर्बन रीजन में एनर्जी का 51% और रूरल रीजन में 65.2% सोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि हमारे एनर्जी ग्राफ में सीरियल्स और मिलेट्स का ऑफिशियली रिकमेंडेड कंट्रीब्यूशन टोटल 45% है। वहीं दूसरी तरफ पल्सेस, लेग्यूम्स, मीट, पोल्ट्री एंड फिश एक दिन में अर्बन एंड रूरल एरियाज के टोटल एनर्जी में टोटल 11% कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि ऑफिशियल रिकमेंडेशंस के अनुसार हमें कम से कम अपनी टोटल एनर्जी नीड्स का 17% इन प्रोटीन सोर्सेज से लेना चाहिए। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी दुनिया की सबसे बड़ी वेजिटेरियन सोसाइटी है। यहाँ 60% इंडियंस प्लांट बेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं। रिलीजियस, एनवायरमेंटल, सस्टेनेबिलिटी और एनिमल वेलफेयर जैसे कंसर्न्स के चलते देश और दुनिया की डायटरी हैबिट्स में सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इसे वेजिटेरियन रिवॉल्यूशन भी कहा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में वेजिटेरियनिज्म और वीगनिज्म जैसे ट्रेंड्स का बढ़ना प्रोटीन डेफिशिएंसी के कंसर्न्स लेकर आता है। इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में वेजिटेरियन डाइट्स 84% प्रोटीन डेफिशिएंट होती हैं और नॉन वेजिटेरियन डाइट्स 65% प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। इंडिया में इस डेफिशिएंसी का एक बड़ा कारण लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। 2017 में इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो के सर्वे के अनुसार देश में 73% ऑफ अर्बन रिच इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट हैं और 93% अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स के बारे में ज्यादा जानते ही नहीं हैं। इन सभी फैक्टर्स के अलावा सोसाइटी के लोअर सेगमेंट्स में लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी भी इंडिया की बढ़ती प्रोटीन डेफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं, वो अपने लिए न्यूट्रिशियस डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हालांकि इंडिया के पास पल्सेस कल्टीवेशन का लार्जेस्ट लैंड एरिया होने के साथ साथ इंडिया पल्सेस का लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। अनप्रेडिक्टेबल वेदर और देश में पल्सेस के लो यील्ड्स के कारण इंडिया अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत बड़े लेवल पर पल्सेस को इंपोर्ट करता है।
तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ ने ओबेसिटी नाम के इस बाय प्रोडक्ट को जन्म दिया है, लेकिन इस पिक्चर का एक दूसरा पहलू भी है। यह सिर्फ एक हेल्थ का इशू नहीं है बल्कि एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का सिग्नल भी है। इंडिया में ओबेसिटी एक बड़ा इकोनॉमिक बर्डन बन रहा है। आपको जानकर शॉक लगेगा कि 2019 में ओवरवेट और ओबेसिटी का इकोनॉमिक बर्डन $28.95 बिलियन था, जो कि जीडीपी का 1% था, और अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो 2060 तक यह बोझ $838.6 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो कि जीडीपी का 2.5% होगा। ग्लोबल लेवल पर भी ओबेसिटी का इंपैक्ट काफी बड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल $260.6 बिलियन ओबेसिटी रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसेस में जाते हैं। सिर्फ एब्सेंटिज्म की वजह से यूएस एम्प्लॉयर्स को $26.8 बिलियन का नुकसान होता है, क्योंकि ओबीज एम्प्लॉयज नॉर्मल एम्प्लॉयज से 3 दिन ज्यादा सिक लीव लेते हैं। यहां प्रेजेंटिज्म भी एक बड़ा इशू है, जिसमें लोग काम पर आते हैं लेकिन उनकी फिजिकल और कॉग्निटिव एफिशिएंसी 15 to 30% तक कम हो जाती। डिसेबिलिटी क्लेम्स में भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की वजह से यूएस को $31.1 बिलियन का एनुअल कॉस्ट उठाना पड़ता है। अगर हम ग्लोबली देखें तो कई कंट्रीज ओबेसिटी से बड़े इकोनॉमिक लॉसेस को फेस कर रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में ओबेसिटी रिलेटेड लॉसेस 3.3% ऑफ जीडीपी तक पहुंच गए हैं। चाइना में ये $225 बिलियन है, जो कि उनकी जीडीपी का 1.8% है। इंडिया में ये बर्डन जीडीपी का 1% है, जिसमें से $2.3 बिलियन हेल्थ केयर कॉस्ट और $26.6 बिलियन प्रोडक्टिविटी लॉसेस के रूप में खर्च हो रहा है। यूरोपियन यूनियन भी जीडीपी का 2 to 3% ओबेसिटी की वजह से लूज कर रहा है, जबकि मैक्सिको और ब्राजील जैसे कंट्रीज में यह लॉस 2.1% ऑफ जीडीपी तक पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं कि ओबेसिटी का इकोनॉमिक इंपैक्ट सिर्फ इससे जुड़ी ट्रीटमेंट कॉस्ट तक लिमिटेड नहीं है। लाइवलीहुड के लॉस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सोशल सपोर्ट की कमी से होने वाला इमोशनल लॉस भी इस इकोनॉमिक बर्डन का हिस्सा है। यह वेजेस और एम्प्लॉयमेंट को भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ओबीस व्हाइट विमेन अपने नॉर्मल वेट काउंटरपार्ट से 11.9% कम कमाती हैं। इतना ही नहीं, हायरिंग डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ओबीस लोगों की एम्प्लॉयमेंट रेट 8% कम होती है, जिसकी वजह से यूके को हर साल 3.6 बिलियन यूरोज का इकोनॉमिक नुकसान होता है। खैर, समस्या की बात तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। अगर हम इस समस्या के सबसे आसान सोल्यूशन की बात करें तो वो है वॉकिंग, और ये सिर्फ अमीरों का सोल्यूशन नहीं है, कोई भी चल सकता है। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक रोज 30 मिनट्स की तेज चाल ओबेसिटी का रिस्क 15% और डायबिटीज का खतरा 20 to 30% तक कम कर सकती है। WHO का भी कहना है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ओबेसिटी और डायबिटीज के रिस्क को 30 to 40% तक घटा देती है। कुछ सिटीज ने इस डायरेक्शन में कुछ अच्छे कदम भी उठाए हैं, जैसे अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट एक फिटनेस हब बन गया है। इसके 11.5 किलोमीटर के ट्रैक्स पर लोग सुबह शाम वॉक करते हैं। उसी तरह पुणे ने 2024 में पेडेस्ट्रियन डे मनाया, जहां 8 AM to 8 PM तक प्राइवेट व्हीकल्स को बैन किया गया ताकि लोग चल सकें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकें। इसी तरह के इनिशिएटिव्स हमें देश भर में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इसके अलावा इंडिया की डाइट से जुड़ी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सोल्यूशन हमें इंडिया की हिस्ट्री में ही मिल जाएगा। हमारी सदियों पुरानी डाइटरी प्रैक्टिसेस को उठा लीजिए, उसमें लेग्यूम्स, बीन्स, वेजिटेबल्स, दही और ग्रेन्स को एक ही मील में खाया जाता था। ये कॉम्बिनेशंस टेस्ट को एनहेंस करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के इंटेक को भी बैलेंस कर देती थी। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेन्स एमिनो एसिड लाइसिन में डेफिशिएंट होते हैं, जबकि लेग्यूम्स एंड पल्सेस मथाइनिन लैक करते हैं। लेकिन जब हम इन फूड सोर्सेज के कॉम्बिनेशंस जैसे कि लेंटिल्स और बीन्स विथ राइस और चपाती को खाते हैं तो हमें एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलता है। यहां गवर्नमेंट भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। हमारे देश में दुनिया का लार्जेस्ट फूड स्टॉक प्रोग्राम चलता है, लेकिन वो कैलोरी सफिशिएंसी पर फोकस करती है। इंडिया के फेमस न्यूट्रिशन प्रोग्राम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के थ्रू पुअर लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन उसमें मुख्य तौर पर राइस, व्हीट एंड मिलेट्स इंक्लूडेड होते हैं। हालांकि पीडीएस में पल्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन के भी प्रोविजन हैं, लेकिन उनको सभी स्टेट्स में इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। ऐसे में क्वालिटी प्रोटीन फूड को सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रोवाइड कराकर इस लैग को ब्रिज करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके अलावा दुनिया भर के कंट्रीज इस क्राइसिस से निपटने के लिए कदम उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का शुगर टैक्स $0.40 पर 100 ग्राम ओबेसिटी प्रेवलेंस को 2% तक कम करता है और हर साल
$500 मिलियन प्रिवेंशन प्रोग्राम्स के लिए जनरेट करता है। इस डायरेक्शन में इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर सख्त रेगुलेशंस की डिमांड की है और ओबेसिटी को टैकल करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत बताई है, क्योंकि इंडिया के पास आज भी इस समस्या से निपटने के लिए कोई कोहेसिव नेशनल ओबेसिटी स्ट्रेटजी नहीं है। फिलहाल कुछ पॉलिसीज सिर्फ बच्चों और वल्नरेबल ग्रुप्स की न्यूट्रिशन सुधारने पर केंद्रित हैं, लेकिन एक ऑल एज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की कमी है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ने इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी दिए हैं, जैसे कि हाई शुगर, हाई सॉल्ट और हाई फैट फूड्स पर वार्निंग लेबल्स लगाने की बात कही गई है। साथ ही स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक जगहों पर अनहेल्दी ऑप्शंस को खत्म करने के सुझाव दिए गए हैं। साथ ही मिलेट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे हेल्दी फूड्स पर सब्सिडी देने की बात कही गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट किया है, क्योंकि ओबेसिटी को रिवर्स करने के लिए पूरे सोसाइटी को एफर्ट लगाना पड़ेगा। जब तक इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी एक्सेप्ट नहीं करता, एडॉप्ट नहीं करता, तब तक ये इकोनॉमिक बर्डन सिर्फ बढ़ता ही रहेगा। तो अगर इंडिया को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है तो लोगों की हेल्थ पैरामीटर्स को बैलेंस्ड और डाइवर्स डाइट की तरफ ले जाना होगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।